बाहर न आए। मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया और अगले 1 घंटे में आपको देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि साहित्य की जगत में क्या कुछ खास हो रहा है, फिल्म की जगत में क्या कुछ हो रहा है और भी ढेर सारी खबरें होंगी। बिल्कुल, नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी, जिस तरह से हम आपको बताएंगे लगातार बिहार में भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि WHO ने जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको सराहा है। इतने मिलियन यूजर्स के साथ आरोग्य सेतु ऐप जो है हमारी जो ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की जो तकनीक है उसमें काफी कारगर साबित हो रही है। बिल्कुल, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है बार बार कि अगर आपके फोन में अभी भी आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड ना किया हो तो आप उसको डाउनलोड करें। और अगले 1 घंटे में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से, किस अनोखे अंदाज से अब आप अपनी LTC अवेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं इस घंटे की क्या है सुर्खियां। GST परिषद की 42वीं बैठक में राज्यों के GST राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई के तौर तरीकों को लेकर नहीं बन पाई आम सहमति। वित्त मंत्री ने कहा, राज्यों के GST राजस्व में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार बाजार से नहीं उठा सकती है कर्ज। लेकिन साथ ही कहा, जो राज्य लेना चाहते हैं उधार, हम उन्हें उचित सुविधा देने के लिए हैं तैयार। वित्त मंत्री ने की 73,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा। केंद्रीय कर्मचारियों को LTC के बदले नगद वाउचर का विकल्प, 12% से ज्यादा GST वाले गैर खाद्य सामान खरीदने में करने होंगे खर्च। पूंजीगत व्यय बढ़ाने के अलावा राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए 12,000 करोड़ की भी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन। प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी को देंगे लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी नाम। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। भाजपा ने अपने 9 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए किया निष्कासित। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। WHO ने आरोग्य सेतु ऐप को सराहा। कहा, ऐप ने शहरों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को क्लस्टर क्षेत्रों की पहचान करने और लक्षित तरीके से टेस्टिंग के विस्तार में की है सहायता। 150 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने किया है ऐप को डाउनलोड। देश में कोरोना से रिकवरी की दर बढ़कर हुई 86.36%। पिछले 24 घंटे में ठीक हुए 71,000 से अधिक रोगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने पूरे किए 5 लाख टेली परामर्श। दुनिया भर में कोरोना के मामले पहुंचे 3 करोड़ 80 लाख के पार। कोरोना से रिकवरी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू किया अपना चुनावी अभियान। ट्रंप के कोरोना नेगेटिव होने और दूसरों के लिए संक्रमण का खतरा न होने की व्हाइट हाउस की घोषणा के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा में शुरू किया ये चुनावी अभियान। और खेल की खबरों में डेनमार्क ओपन टेनिस आज से शुरू। पहले दिन भारतीय युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला होगा फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से। साइना नेहवाल और पी कश्यप टूर्नामेंट से हटे। तो ये थी अभी तक की सुर्खियां और आइए अब देख लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST परिषद की 42वीं अहम बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर परिषद में आम सहमति कायम नहीं हो सकी। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि राज्यों को कंपनसेशन सेस के लिए उधार लेने पर अपने खजाने में से 1 रुपए भी इसके ब्याज या मूल के भुगतान के लिए नहीं देने होंगे, बल्कि पूरा भुगतान सेस के लिए ही किया जाएगा। There was no consensus arrived on a matter on which differences exist. The GST Council can certainly take a call on cess, collection of cess, extending the period of collecting the cess. Every one of us agree that this compensation cannot be paid out of states' other resources. Yes, agreed. Everyone has agreed on that.
So there is no dispute. And therefore that was reiterated by us. At least I had to really appeal to all the members saying that there is no dispute, we may have differences. और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो राज्य आरबीआई से उधार लेना चाहते हैं उनके लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि परिषद किसी भी राज्य को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। राज्यों के जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार बाजार से कर्ज नहीं उठा सकती है, क्योंकि इससे बाजार में कर्ज की लागत बढ़ सकती है। The shortfall is now going to have to be met by borrowing. Specific question of why the center can't be borrowing it and then giving it to the state was answered. Center has issued a borrowing calendar. If I go beyond that to borrow, it would immediately jack up the bond yields. The GSEC yields will go up. And if GSEC yields are the ones which are used as benchmark for every other borrowing in the country, the states going for borrowing on any other score, not just the compensation, would end up paying a very high price. The borrowing cost will go up. And if the numbers, say 21 who have written, are now saying, we've made our choice, allow us to do what we want with our money, can anyone or the council stop a member from doing that? Can the council stop a member from wanting to borrow and say the cess will go for repaying that borrowing? So on that point, and also very clearly saying, yes, unfortunately we were not able to arrive at a consensus, I appealed to every one of the members to say, quickly we have to give answers to those people who want money in their hands, because they are the ones, all of you all, each state are the ones who are fighting against COVID in the ground. अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोमवार को 73,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में सरकारी कर्मचारियों को कैश, एलटीसी सुविधा और राज्य सरकारों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के अलावा बुनियादी ढांचे में निवेश में बढ़ोतरी जैसे बड़े कदम शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन कदमों की घोषणा की। क्या है ये कदम और कैसे मिलेगा अर्थव्यवस्था को फायदा, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अक्टूबर से मार्च तक के बीच का समय सबसे अहम होता है। इस अवधि के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और इसीलिए इसे बिजी सीजन भी कहा जाता है। इस बीच कई त्योहारों की वजह से लोग जमकर खरीदारी करते हैं और ग्रामीण इलाकों में भी खासी हलचल देखी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के कर्मचारियों को इस फेस्टिव सीजन में बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र से अपील भी की है कि वे अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाने में मदद करें। सोमवार को मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि नए ऐलानों से अर्थव्यवस्था में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग पैदा होगी। We assess the total boost to the demand estimated at is about 73,000 crores. We would like to suggest to the private sector that if they also look at the LTC tax spending benefits, the total additional demand estimated therefore will exceed 1 lakh crore. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड की वजह से एलटीसी का फायदा नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा इसका फायदा उन्हें कैश में दिया जाए। एक नई योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी एलटीसी का 3 गुना और 10 दिनों का लीव एनकैशमेंट की कीमत का सामान खरीदना पड़ेगा। इस खरीदारी के लिए उन्हें डिजिटल पेमेंट करना होगा और उत्पाद ऐसे होने चाहिए जिस पर जीएसटी की दर 12% या फिर उससे अधिक हो। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को त्योहारों में खर्च करने के लिए 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज भी मिलेगा, जो कि 10 आसान किश्तों में अदा किया जा सकता है। सरकार को उम्मीद है कि अगर राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए भी ये सुविधाएं देती हैं तो इससे 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग पैदा हो सकती है। The travel fare you take and spend it so that it gives a boost to the economy. Tax concessions are available even for the state governments. So the demand infusion in the economy by the central government and central government public sector undertakings
We estimate will be around 19,000 crores. The state government employees do get LTC. For them, if they give, we think that will bring in about 9,000 crores. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों को 50 सालों के लिए बिना किसी ब्याज के 12,000 करोड़ रुपए के कर्ज देने का भी ऐलान किया है। इसमें 2500 करोड़ रुपए उत्तर पूर्व और हिमालयन राज्यों के लिए, 7,500 करोड़ रुपए बाकी के राज्यों और 2,000 करोड़ रुपए उन राज्यों के लिए रखे गए हैं जो आत्मनिर्भर भारत के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड या फिर पावर रिफॉर्म्स जैसे मुद्दों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राज्यों को अगले 50 सालों तक एक भी पैसा वापस नहीं करना होगा और ये राज्यों के लिए अतिरिक्त राहत से कम नहीं। ये पैसा 31 मार्च से पहले खर्च किया जाएगा और पहले से चल रही योजनाओं के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। This 12,000 crore interest-free 50-year loan for the states have three components. First component is for the Northeast and Uttarakhand and Himachal. Second component is for all states, but entirely to be spent only on capital expenditure. This has a total of 7,500 crores, which will be divided in proportion to the share that they have as per the Finance Commission's devolution. अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन फैसला लिया गया पूंजीगत खर्च बढ़ाने का। जहां एक और बजट में 3 लाख करोड़ से ज्यादा के पूंजीगत खर्च की व्यवस्था पहले से ही है, वहीं वित्त मंत्री ने 31 मार्च तक 25,000 करोड़ रुपए और खर्च करने का ऐलान किया। ये पैसा सड़क निर्माण, रक्षा उपकरणों, पानी की सप्लाई और शहरी विकास की परियोजनाओं में किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ पूंजीगत खर्च बढ़ाने को लेकर चर्चा कर रही हैं। वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र से भी अपील की है कि वे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का साथ दें। लेकिन इतना तो तय है कि कोविड-19 महामारी की वजह से जिन लोगों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी, इकोनॉमी में डिमांड वापस आने से फायदा भी सबसे पहले उन्हीं को होना तय है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बेहद महत्वपूर्ण रही है कल की ये बैठक और कल की घोषणा। हालांकि जीएसटी परिषद की बैठक में टैक्सेस को किस तरह से किया जाए उसको लेकर के आम सहमति नहीं बन पाई, लेकिन इस क्या कुछ रहा है पूरा ये मुद्दा और किस तरह से आगे बढ़ेगी क्या ये घोषणा है, इस पर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ में मौजूद है। अरुण, आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो 73,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की बताई जा रही है किस तरह से आगे बढ़ेगी, आम लोगों को भी क्या फायदा मिलेगा और किस तरह से जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल सकेगा। देखिए, जहां तक जीएसटी काउंसिल की बैठक की अगर बात की जाए तो इस जीएसटी काउंसिल की बैठक कल कह सकते हैं कि कंक्लूजन नहीं निकला, कोई कंसेंसस नहीं निकला, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक रही थी क्योंकि जिस तरह से हम इस बात को जानते हैं कि जो 21 राज्य हैं देश के अंदर वो ऑन बोर्ड थे, वो जो सरकार जो जीएसटी काउंसिल का जो पहला ऑप्शन था उसको अपनाने के लिए वो ऑन बोर्ड थे। हम इस बात को जानते हैं कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तब इस बात को तय किया गया था कि स्टेट्स का जो भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से उस चीज को सेंटर प्राइमरीली कॉम्पनसेट करेगा एक कॉम्पनसेशन सेस लगा करके, तो कॉम्पनसेशन प्राइमरीली सेंटर द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि कोविड क्राइसिस के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो अपने आप में काफी निचले स्तर पर जा चुका है। ऐसे में जो सेंटर ने प्राइमरी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2 विकल्प रखे थे स्टेट्स के सामने बोरोइंग को लेकर के, जिसमें 21 स्टेट्स जो हैं वो इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि वो खुद बोरो करेंगे और सेंटर एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगा। ऐसे में फायदा ये होगा कि अगर सेंटर बोरो करता है स्टेट के बिहाफ पर तो जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ सकते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बॉन्ड की जो यील्ड होती है वो प्राइमरी बढ़ सकती है, जो हमारी रेटिंग के लिए काफी खराब हो सकती है। और अगर स्टेट्स बोरो करते हैं तो इसका नुकसान नहीं होता है। इसलिए कंसेंसस इस बात को लेकर के बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे स्टेट्स बोरो करें और जिसको कॉम्पनसेट जो है वो केंद्र करेगा, कॉम्पनसेशन सेस लगा करके। हो सकता है जो 5 साल की जो बात की गई थी शुरुआत में कि 5 साल तक आप कॉम्पनसेशन सेस लगा के कॉम्पनसेट करेंगे, उस अवधि को 2 साल और बढ़ा दिया जाए या सेस को प्राइमरीली बढ़ा दिया जाए। तो ये विकल्प बाद में तलाशे जाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले मकसद जो जीएसटी काउंसिल का ये कि कंसेंसस को बनाया जा सके कि कैसे आप बोरोइंग को लेकर के आगे बढ़े। ज्यादातर स्टेट से जो पहला ऑप्शन बताया है जो बोरोइंग का, उसको लेकर के वो आगे जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, लेकिन अरुण लगातार कल तीसरी बार बैठक हुई थी और उसके बाद भी उसमें आम सहमति नहीं बन पाई। ये जो राज्य जो विकल्प कि आप बाजार से पैसा उठा सकते हैं, सरकार ने कहा है कि अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, आप बाजार से पैसा उठा ले, लेकिन वो नहीं मान रहे। ऐसे में क्या किस तरह की आगे सरकार की रणनीति हो सकती है, आगे क्या कुछ किया जा सकता है अगर ये जो राज्य हैं जो नहीं मान रहे हैं?
देखिए 21 राज्य इस समय पर तैयार हैं जो कि इस विकल्प के लिए तैयार हैं कि वो खुद बोरो करने के लिए तैयार हैं। बोरो करने में स्टेट्स को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सेंटर खुद फैसिलिटेट करेगा। और दूसरी बात यह है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये स्टेट को ही प्राइमरीली ये इंश्योर करना होगा कि वो बोरो करते हैं, क्योंकि हर स्टेट इस समय पर एक रेवेन्यू शॉर्टफॉल को लेकर के जूझ रहा है। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि कल जो तमिलनाडु के वित्त मंत्री है उनका भी बयान आता है देर रात को। उनका कहना यह है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं, लेकिन अब हम बोरो करने के लिए तैयार होंगे। तो ग्रेजुअली कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। जो जीएसटी काउंसिल की आत्मा इस बात में बसती है कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर किया जा सके। कल वित्त मंत्री ने भी इस बात को साफ तौर पर कहा कि राज्य और केंद्र के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, हमें कंसेंसस को बना नहीं पा रहे इस समय पर। कंसेंसस के लिए समय पर 21 राज्य ऑलरेडी आ चुके हैं। अब लगभग 9-10 के आसपास राज्य रहेगा जिनको ऑन बोर्ड आना बाकी है, जिसमें तमिलनाडु ने भी इंडिकेशन दे दिया कि अब हम लोग भी बोरोइंग करने के लिए तैयार हैं, हम उन राज्य को के साथ जुड़ेंगे। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि एक बैठक के अंदर ही कंसेंसस बनाया जा सके, जरूरी नहीं है। तो ग्रेजुअली लेकिन अब सारे स्टेट्स अब ऑन बोर्ड आ रहे हैं कल जिस तरह से। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि वो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करेंगे। जो लोग जितने स्टेट्स एक तरह से ऑन बोर्ड आ चुके हैं बोरोइंग करने के लिए, लेकिन एक बात तय है कि बोरोइंग यानी कि जो उधार है जो आरबीआई के पास जाकर के, सेंट्रल बैंक के पास जाकर के, वो प्राइमरी स्टेट्स को ही करना पड़ेगा। उसका सीधा मतलब ये है कि अगर सेंटर बोरो करता है जाकर के, क्योंकि सेंटर ऑलरेडी 1 साल का अपना बोरोइंग कैलेंडर निकाल चुका है, यानी कि कितना बोरो करेगा उसकी जानकारी दे चुका है। अब अगर एडिशनल बोरोइंग करता है तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट पे इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की रेटिंग पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए स्टेट्स का बोरो करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, स्टेट्स का बोरो करना ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल, और कल देर रात जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ राज्यों की तरफ से इस तरह के इंडिकेशन भी आ गए हैं कि वो तैयार हो रहे हैं। इस पूरा जो लगातार सरकार की ओर से अपील की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करेंगे और प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी को लोकनेता डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम देंगे। डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल कई बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। उनकी आत्मकथा का शीर्षक है देह वीचवा करणी, जिसका अर्थ है किसी उत्तम कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करना। डॉक्टर पाटिल कृषि और सहकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने विशिष्ट कार्यों के लिए जाने जाते हैं। प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में लोनी में वर्ष 1964 में हुई थी। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना और बालिकाओं को सशक्त बनाना है। ये सोसाइटी विद्यार्थियों के शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। और चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के आदेश अनुसार 28 अक्टूबर 2020 को सुबह 7 बजे से 7 नवंबर 2020 की शाम 6:30 बजे तक किसी भी एग्जिट पोल का संचालन करना और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करना और किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम के संबंध में किसी भी अन्य तरीके से प्रसार निषिद्ध है। आयोग ने इस मामले में संबंधित पक्षों को आगाह किया है कि जिसने भी तय समय के दौरान एग्जिट पोल से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें उस मीडिया संगठन पर 48 घंटों तक रोक लगाई जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर किस्मत आजमा रहे 9 भाजपा नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक पत्र जारी कर दिनारा रोहतास से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया, पूर्व विधायक पालीगंज उषा विद्यार्थी समेत 9 लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से निष्कासित कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए 71 निर्वाचन क्षेत्रों में कल नाम वापसी के आखिरी दिन कुल 1065 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इस चरण में कुल 1091 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए थे, जिनमें से 26 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 52,000 से अधिक दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों ने मतदान के लिए डाक मतपत्र की सुविधा का उपयोग करने का फैसला किया। इन मतदाताओं को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा पूर्व सूचित तारीखों पर डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ये पहली बार है जब बिहार विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र की सुविधा इन दोनों श्रेणियों में दी जा रही है।
बेहद महत्वपूर्ण है ये कि किस तरह से चुनाव आयोग एक के बाद एक सुविधाएं दे रहा है। एक जरा सख्ती भी बरत रहा है कि किसी भी तरह से जो एग्जिट पोल है या जो दूसरे पोल्स हैं जो किसी भी तरह से चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं वो सामने ना आने पाए, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए बढ़ावा दे रहा है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं बिहार से, और वो बताएंगे कि किस तरह से चुनावी रंग और गहरा रहा है। नीरज, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से चुनावी रंगत आप देख रहे हैं बिहार में, और खासतौर पर इस कोरोना काल में, ऐसे समय में जब बहुत ज्यादा लोग डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या चुनावों पर भी इसका असर है? एक तो ये भी बताएं, और कौन सी प्रमुख रैलियां आज होने वाली है, कौन से प्रमुख नेताओं की, कौन सी पार्टियों की? देखिए, बिल्कुल चुनावों पे इसका असर निखिल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां बिहार के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रही हैं। कल भी नीतीश कुमार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए वर्चुअल रैली करी थी, और वो रैली उन्होंने पटना अपने जदयू ऑफिस से करी थी, लेकिन वो अलग अलग जो प्रथम चरण में जहां पर मतदान होगा वहां पर अलग अलग जगह पर उन्होंने वो रैलियां की थी। पहले शुरुआती दौर में 5 जिले थे, और जहां पर 16 से ज़्यादा सीटें थी वहां पर उन्होंने वर्चुअल रैलियां की थी। इसके अलावा शाम को भी उन्होंने 7 से 8 जो जिले हैं वो कवर किए थे, और वर्चुअल रैली का जो प्रयोग है वो किया था। आज भी नीतीश कुमार कई सारी वर्चुअल रैलियां करेंगे, और लेकिन पारंपरिक रूप से जो चुनावी सभाओं की बात है तो वो 14 या 15 तारीख को वो चुनावी सभाएं करेंगे, लेकिन अभी तक पूरा जो फोकस है वो वर्चुअल रैली का है। और अगर आज की बात करें तो आज जो बक्सर और उसके आसपास के इलाकों में जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उनकी जो सभा है वो है। इसके अलावा जो राजद की कई सारी सभा हैं, तेजस्वी यादव अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। इसके अलावा तेज प्रताप जो यादव हैं वो भी कई सारी जगह पर जाकर चुनावी प्रचार करें, लेकिन पूरा फोकस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने स्लोगन भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जारी किए हैं, ट्विटर और फेसबुक पर। तो निश्चित तौर पर इस बार जो चुनाव है वो पहले से अलग दिखाई दे रहा है, भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है। कोरोना काल में तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन किया जा रहा है। पहले चरण की जया बात करें तो पहले चरण में कई सारी सीटें ऐसी हैं, कम से कम 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो मंत्री हैं उनका किस्मत का फैसला है वो होगा। जैसे बांका से तो पहला चरण काफी महत्वपूर्ण है नीरज, लेकिन साथ ही साथ इस तरह से हम निकल देगा कि भाजपा की ओर से काफी दंडात्मक कार्रवाई की गई, निष्कासित किया गया है भाजपा विधायकों को। किस तरह से देख रहे हैं जो दल बदलू जो चल रहे हैं ये विधायकों का, किस तरह से वो असर डाल रहे हैं और पार्टियां किस तरह से निपट रही है इनसे? देखिए, ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी विधानसभा जितने भी चुनाव हुए हैं बिहार के अंदर, क्योंकि जो सीट है वो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है, और दावेदार कई सारे लोग होते हैं, और निश्चित तौर पर जब उन्हें सीट नहीं मिलती है तो यही कारण है कि वो बगावत का बिगुल फूंक देते हैं। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति बगावत करेगा, पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि कल पार्टी से निकाला भी गया है कुछ लोगों को। तो निश्चित तौर पर ये ऐसी स्थिति तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में देखने को मिलती है, चाहे जदयू की हम बात करें, लोजपा की बात करें। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे जो लोग हैं वो निकलकर लोजपा में गए थे। इसके अलावा जदयू से कई सारे लोग निकलकर राजद में गए थे, राजद से कई सारे लोग निकलकर बीजेपी में आए थे। तो ये तमाम जो जितने भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये बगावत का जो बिगुल है वो हमेशा से कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो पार्टी टिकट चाहते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है पहला चरण, इसलिए भी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना। लखीसराय से श्रम संसाधन मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा है, चैनपुर से खनन मंत्री हैं जो ब्रिज किशोर है, उनकी किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा जो सीट बदली है, जो जहानाबाद से खड़े हुए हैं शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा, उनकी किस्मत का फैसला होना है। जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार है, और इसके अलावा राजपुर जो सुरक्षित सीट है वहां से परिवहन मंत्री संतोष कुमार। तो इनकी भाग्य का, इनकी किस्मत का फैसला प्रथम चरण में होगा। तो जी बिल्कुल नीरज, आप में कह सकते हैं आपने जिस तरह से बताया कि एक के बाद और इसके अलावा जुमई से कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट जो श्रेयसी
जी बिल्कुल, एक तमाम सारे नेताओं की प्रतिष्ठा इस पर दांव पर लगी हुई है। नीरज, जिस तरह से आपने बताया कि एक के बाद दूसरी पार्टी के बाद तीसरी पार्टी के बाद जो टिकट दे रहा है, और इसको लेकर के एक राजनीतिक शेर मुझे याद आ रहा है कि मेरा अज़्मे सफर कब इधर का उधर हो जाए, ये वो नहीं जो किसी एक रहगुजर का हो जाए, और जीने का हक उसी को है दुनिया में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो ये बिहार के चुनावों में और हर चुनाव में दिखता है कि कब कौन किधर का हो जाए किसी को पता नहीं होता। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो अगली खबर है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के है। बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी केरल में आज 11,571 करोड़ रुपए की 7 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 7 परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ ही 1,121 करोड़ रुपए की लागत से बने 27 किलोमीटर कचकोटम मुक्कोला राजमार्ग का उद्घाटन भी करेंगे। और बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं ने सोमवार को 2 प्रमुख समाचार चैनल्स के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। निर्माताओं ने न्यायालय से फिल्म उद्योग के खिलाफ कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से इन चैनलों को रोकने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर उनके सदस्यों का मीडिया ट्रायल्स रोकने का भी आग्रह किया है। 4 फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशंस और 34 प्रमुख प्रोडक्शन हाउसेस के साथ साथ यशराज फिल्म्स द्वारा दायर वाद में उद्योग से जुड़े व्यक्तियों की गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप करने से उन्हें रोके जाने का भी अनुरोध किया गया है। फिल्म अभिनेता आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर, अजय देवगन, अनिल कपूर, रोहित शेट्टी के स्वामित्व वाले प्रोडक्शन हाउसेस भी इसमें शामिल हैं। और इस पूरी खबर पर अनिल पुनिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, पिछले तमाम समय से देखा जा रहा है कि कुछ समाचार चैनल्स हैं जो मीडिया ट्रायल्स करते रहे हैं तमाम विषयों पर, और इस बार जो बॉलीवुड में बवाल उठा हुआ है सुशांत के की कथित आत्महत्या के बाद से, उसकी परिणति अब फिर से एक बार दिल्ली हाईकोर्ट में देखी जा रही है। किस तरह से ये पूरा मामला, क्या कुछ याचिका में कहा गया है और किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे केस को? सवाल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, मीडिया के जो चैनल्स हैं उनमें भी मचा हुआ है, और उसी की एक बानगी ये देखने को मिलेगी अब दिल्ली हाई कोर्ट में। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई तरह टिप्पणी कर चुके हैं कि चैनलों का नियामक क्यों नहीं होते हैं। शुरुआत इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है सुशांत की तथाकथित हत्या और सुसाइड के को लेके। जिस तरह से उस पर एजेंडा चलाया गया और उसके बाद वो एजेंडा टर्न होते होते फिल्म इंडस्ट्री पे चला गया और एक नशे की और गांजा अफीम की तरफ वो चैनलों ने उसकी तरफ लेके गए। सारा विवाद वहां से शुरू हुआ, क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह से नशे के कारोबार से जोड़ के चैनलों ने दिखाया, उससे फिल्म इंडस्ट्री में भी 2 भाग हुए। एक उसके एक चैनल के पक्ष में, दूसरे चैनल के पक्ष में। तो एक तरह का डिवीजन फिल्म इंडस्ट्रीज में और चैनलों में होने की ये परिणति हुई कि एक ये अपनी जो लक्ष्मण रेखा होती है उसको सभी ने पार कर दिया। आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिकरण, ना जाने किस तरह की। अब फिल्म इंडस्ट्री को ये लगने लगा है कि जिस तरह से चैनल अपने एजेंडे में, अपनी टीआरपी के चक्कर में हम लोगों को खसीट रहे हैं, तो उसमें फिल्म इंडस्ट्री की गरिमा और उसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। बिल्कुल अनिल मुनिया, जिस तरह से हमने देखा कि जितने सारे जो ये शीर्ष निर्माता निर्देशक जो एकजुट हुए हैं, क्या कुछ उन्होंने अपनी मांग रखी है इस वक्त अदालत में? देखिए, मुख्य मांग तो ये है कि इन चैनलों के लिए कोई नियामक बनाया जाए, कोई इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई जाए, और दूसरा जिस तरह का डिफेमेटरी जो लैंग्वेज का यूज किया है, जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उस पर आगे के लिए रोक लगाई जाए। और इतना ही नहीं, चूंकि ये सिविल सूट है, एक ये सिविल विवाद है, और इसमें वो निश्चित मांग करेंगे आर्गुमेंट के दौरान, जो कि आर्गुमेंट में ही की जाती है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री और अभिनेता और अभिनेत्रियों के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए कोई नियामक बनाया जाए, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई जाए। मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी चीज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो हमारी बात हुई है पिटी याचिकाकर्ता से, उनका ये कहना है कि जब ट्रायल शुरू होता है किसी केस का, तो उसका असर जांच एजेंसी पे भी जाता है और समाज पे भी जाता है। जिस तरह से प्री जजमेंटल ये मीडिया हो जाता है, उससे सारा विवाद खराब होता है और जांच भी प्रभावित होती है, समाज में ओपिनियन भी गलत जाती है, और इसी का नतीजा है